इरफान साहब, वी आर लाइव। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन कराम, अस्सलाम वालेकुम। वॉइस ऑफ जर्मनी की उर्दू सर्विस में प्रोग्राम क़ुव्वत शाफ़ी जो होम्योपैथिक तरीक़ा इलाज से मुतल्लिक़ है, उसकी पूरी टीम आपकी खिदमत में हाजिर है। मेरे साथ अब्बास अनवर, डॉक्टर राना सईद साहब हैं, डॉक्टर मुख्तार अमीनी साहब हैं, और बैकग्राउंड में अपने सुल्तान अहमद साहब और उमर हारून साहब जो है वो इस टीम का हिस्सा है। नाज़रीन, आज भी सवाल काफ़ी हैं, इसलिए बग़ैर किसी तमहीद के हम सवालों की तरफ ही जाते हैं। उन तमाम दोस्तों का, बहनों का, भाइयों का बहुत शुक्रिया जिन्होंने प्रोग्राम पर पसंदीदा का इजहार किया, बाद में मशवरे दिए हुए हैं, और एक लंबी तादाद है जिसका नाम पढ़ना मुमकिन नहीं। अलबत्ता दो बातों का मैं जिक्र कर देता हूँ। 2-3 ख़वातीन ने ये लिखा है कि हम होम्योपैथिक के अंदर बहुत दिलचस्पी रखती थी, और इस प्रोग्राम में शामिल होने के बाद हमें जो है मज़ीद कॉन्फिडेंस मिला है अपने काम को जारी रखने के लिए। जो हमें एक कमी महसूस होती थी वो हमें काफ़ी इस प्रोग्राम ने हमें बैकअप किया है। इसी तरह एक दोस्त ने लिखा है कि भाई दवाइयों के नाम जो हैं ज़रा बताते वक्त आहिस्ता बोला करें और 2 बार हर दवाई का नाम बोला करें, ताकि हम नोट्स ले रहे होते हैं तो हम नोट्स जो है मुकम्मल तौर पर ले सकें। ये तो थी आवाम की राय। इसके साथ ही प्रोग्राम के जो सवालात हम शुरू कर देते हैं। जी, एक सवाल ये है कि जी ऐसी सर दर्द जो कनपट्टी से शुरू हो और ऊपर की तरफ जाए, पूरे सर में फैलकर पीछे गर्दन और कंधे तक जाए, और ये कैफियत अक्सर रहती हो और वक्त गुजरने के साथ शदीद हो जाती है, इसका क्या इलाज है? अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। किस साइड पे, किस कनपटी पे, लेफ्ट पे या राइट पे? ये नहीं लिखा। ऐसी सर दर्द जो कनपट्टी से शुरू हो जाती है और ऊपर की तरफ जाए। देखें, अगर तो लेफ्ट साइड पे शुरू हो सर दर्द के, कोई भी किसी भी किस्म की, उसकी दवाई होती है स्पाइजेलिया। स्पाइजेलिया 30 या 200 में वो दिन में 3 दफ़ा लेके इसको ठीक कर सकते हैं। दूसरी, अगर सर राइट साइड, राइट कनपटी से शुरू हो दर्द और वो फैले पूरे दिमाग में, तो उसके लिए दवा होती है सेंगुनेरिया। तो सेंगुनेरिया 200 में लेके या 30 में, जो भी उनके पास अवेलेबल हो, तो इसको दर्द को ठीक किया जा सकता है। सर, एक लिखा है मुस्तकिल कब्ज जो नफ्स से भी ठीक ना हो, इसका बेख्वाबी से क्या ताल्लुक है और इसका इलाज क्या है? देखें जी, कब्ज के बारे में अगर ये जो दोस्त फ़ोन करते हैं या कर रहे हैं, इन सबको चाहिए कि मेरा स्टेटस रोज़ाना देखा करें। मैं अपने स्टेटस पे ऐसी दवाएं अक्सर लगाता रहता हूं। आज के स्टेटस पे भी मेरी कब्ज़ की ही दवाएं कुछ 10 लगी हुई हैं। तो अगर वो मेरा स्टेटस देख लें तो उनको वो सारी दवाएं लाइन वाइज, नंबर वाइज मिल जाएंगी, कौन कौन सी दवाएं। तो वो पूछेंगे, अब मेरे पास, उनके पास मेरा नंबर नहीं होगा। मेरा नंबर है 017498299017। इसको ऐड करें और मेरा स्टेटस देखें, आपको मिल जाएंगी। वैसे इसके लिए अच्छी दवाओं में से बेशुमार बहुत अच्छी दवाएं हैं। एलुमिना बहुत अच्छी दवा है 200 में। कलकेरिया कार बहुत अच्छी दवा है कब्ज़ के लिए। एल्यूमिन बहुत अच्छी दवा है। प्लम्बम मेटेलिकम अच्छी दवा है। ब्रायोनिया और ओपियम मिला के खाने से कब्ज़ अच्छी हो जाती है, मतलब ठीक हो जाती है। नक्समिका तो एक अंतड़ियों का मूवमेंट देती है, उनके मूवमेंट को ठीक करती है। नक्समिका हाजमा ठीक करती है। कब्ज़, अगर कब्ज़ इसके साथ अगर ब्रायोनिया मिला दें तो उससे ठीक कर सकती है। लेकिन मोहतरम अमीनी साहब कुछ ग़िज़ा के बारे में भी बता दें, ताकि ऐसे लोगों को ग़िज़ा कौन सी इस्तेमाल करनी चाहिए और वो, ताकि उनको कब्ज़ हो ही ना। जज़ाकल्लाह डॉक्टर साहब, बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। ज़्यादातर ये जो आंतों की खुश्की और असाब की खुश्की की वजह से लोगों को कब्ज़ रहती है। ऐसे लोग जो अक्सर क्रोनिक कॉन्स्टिपेशन के शिकार हैं, उनसे गुजारिश है कि दूध फुल फैट वाला पिया करें और गरम गरम दूध पिया करें।
और 1 या 2 दिन दूध पीकर ये ना समझे कि भाई मैं दूध तो पीता हूँ मगर मेरी कब्ज़ फिर भी ठीक नहीं हो रही। इसको मुसलसल यूज़ रखें दूध को, और उसके अंदर 1 बड़ा चम्मच ऑलिव ऑयल का इस्तेमाल रखें, जैसे से उनके दिल की आर्टरीज भी जो है वो तरोताज़ा रहेंगी, दिमाग भी जो है तर रहेगा और नींद का फुकदान नहीं होगा, और जो आंतों की मूवमेंट भी ठीक रहेगी और टॉयलेट वगैरह भी आती रहेगी। और अगर किसी को गर्म दूध से कब्ज़ हो जाती है, बाज़ लोगों को हो जाती हैं गरम गरम पीने से, फिर उनको उबालें, दूध को उबाल कर उसको कोसा कर लें, ठंडा कर लें, फिर उसके बाद वो दूध पी लें। मगर दूध की आदत मुसलसल बनाए रखने से उनकी खुश्की कम होगी। और ये खुश्की आती कहाँ से है? खुश्की आती उस वजह से है जब मुसलसल ड्राई फ्रूट का खाना, बहुत ज़्यादा ग्रिल खाने, ग्रिल जो किए हुए हैं, जैसे चिकन विंग्स है या कबाब हैं या चने हैं या चने की दाल है जो अक्सर खाते हैं बच्चे या जो बुजुर्ग हैं, खजूरें हैं जो खुश्क करती हैं, दिमाग को खुश्क करती हैं, तिली को हीट कर देती हैं, हेमोग्लोबिन लो कर देती हैं। अक्सर ऐसे ये बुखार के बाद ऐसा हो जाता है। तो लिहाजा पानी का इस्तेमाल ज़्यादा रखें, बहुत ज़्यादा गर्म पानी ना पिएँ और बहुत ज़्यादा ठंडा पानी ना पिएँ। रूम टेम्परेचर पानी होना चाहिए और मुतदल होना चाहिए और लंबा अरसा अपने पानी के इस्तेमाल में रहें। बाज़ लोगों को प्यास नहीं लगती और इस वजह से उनको याद भी नहीं रहता, तो इसलिए भी उनके आंतों में डिहाइड्रेशन हो जाती है और कानों में शां-शां की आवाज़ें होना शुरू हो जाती हैं और घबराहट और हर बात पे खौफ होना शुरू हो जाता है। ये चीज़ें, ये अमल करने से उनकी तबीयत ठीक रहेगी इंशाअल्लाह। या आंख की खुश्की के लिए कोई दवा बताएं। यूफोरेशिया आंख के किस मसले के लिए है? यूफ्रेजिया आंख की खुश्की के लिए, लेकिन अगर इसके साथ नेट्रोम्योर 30 में मिला लें, दोनों दवाएं 30 में मिला के खाएं तो इससे आंख की खुश्की ठीक हो जाएगी इंशाल्लाह ताला। या फिर चेलिडोनियम आई ड्रॉप्स, चेलिडोनियम आई ड्रॉप्स आंखों में डालें, वो आंखों की खुश्की के लिए बेहतरीन ड्रॉप्स हैं। जो प्रोग्राम आपने हफ्ते को किया था उसके अंदर जो सवाल रह गए थे, वो प्रोग्राम का वक्त खत्म हो गया, वो भी साकिब साहब ने मुझे भिजवा दिए हैं, तो वो भी इस प्रोग्राम में इसका मैं पूछ लूंगा उसके साथ ही। तो जो जिन्होंने आप सेशन का इंतजार कर रहे हो वो आज के प्रोग्राम से भी इस्तेफादा कर सकते हैं। एक ने लिखा है कि सर की तरफ दाएं तरफ गुठली का इलाज पूछा था, जवाब में कोनियम कालफ्लोर और फीटोलासा लाका या क्या फीटोलासा, ये सब 200 में हफ्ते में 2 बार और थूजा 200 हफ्ते में 1 बार तजवीज किया गया। गुठली अब नरम हो रही है, पहले इसका रंग पिंक था, अब कुछ बदल रहा है। इस वक्त में सिर्फ होम्योपैथिक इस्तेमाल है। आप मजीद कोई गाइडलाइन देना चाहते हैं तो दे दें। नहीं, दवाई ने अपना अमल शुरू कर दिए, करने दें दवाई को अमल, और तो कुछ नहीं करना। जैसे दवाई खा रहे हैं आप खाएं, लेकिन ना दवाई ने अमल शुरू किया है तो उसकी वो चेंज होना शुरू हुई है। तो अगर दवाई काम कर रही, जब तक कर रही है इसको करने दें। अच्छा, अब 12 सवाल ऐसे हैं जो कि रिपीट हो रहे हैं, पहले भी पूछा गया है, तो इस दफ़ा तो मैं पढ़ देता हूँ ऐसे सवालों को, लेकिन मेरी दरख्वास्त यही है कि जो सवाल एक दफ़ा पूछ दिया जाए उसको फिर अगर आप नहीं प्रोग्राम को लाइव देख सके तो बाद में प्रोग्राम को देख लें और अपना जवाब वहां से हासिल कर लें, बजाय से कि हम एक ही सवाल को बार बार दोहराएं। मैं हर वक्त बगैर भूख के भी कुछ ना कुछ खाता पीता रहता हूँ, थोड़ा सा स्ट्रेस हो जाए तो खाने लग जाता हूँ, वजन भी बढ़ गया है, 86 किलो वजन हो गया है, दवाई बता दें। ये सवाल पहले भी आ चुका है। अमीनी साहब बताते हैं दवाई इनकी। जज़ाकल्लाह। इसमें जो क्रेविंग होती है मुख्तलिफ लोगों को, उनके थोड़ी थोड़ी देर बाद उनको स्ट्रेस भी होती है, थोड़ी देर बाद उनको पेशाब आता है, फिर वो बाज़ लोगों को रैम्पलिंग होती है, पेट के अंदर वो आवाज़ें आती हैं,
और वो खाते रहते हैं तो उनका वो होता है। बाद लोग इस दौरान सिगरेट पीते हैं अपनी एंजाइटी को कम करने के लिए। ये है कि नक्सवामी का सबसे बेहतर दवाई है इसके लिए, नक्सवामी का कॉल्चिकुम जो क्रेविंग होती है। फिर उसके बाद सल्फर है, ये 30 में सल्फर नक्सवामी का और कॉल्चिकुम का इस्तेमाल करने से इसकी क्रेविंग ख़त्म होती है। और ठंडा पानी ना पिएं जब, अगर किसी को ये ठंडा पानी जो है भूख लगाती है, ऑरेंज बहुत ज़्यादा भूख लगाते हैं, लेमन बहुत ज़्यादा भूख लगाता है, और चॉकलेट है। और दूसरा ये है कि बेचैनी या किसी की वो उस कारोबारी बेचैनी है, बाज़ दफ़ा इंसान को वो उस तरफ को बार बार जाता है तो वो इंसान को भूख सी महसूस होती है। तो जो खाने लगते हैं, प्रॉपर खाना खाने लगते हैं, उनके ऊपर उनकी एपिटाइट नहीं होती। तो जो इस छोटी छोटी चीज़ें ना खाएं, कंट्रोल करने की कोशिश करें, वरना ये नक्स वामिका, कॉल्चिकुम और सल्फर 30 में 200 में किसी में भी लें और मुसलसल इसकी थोड़ी सी आदत बनाए रखें 2-3 महीने तक, इवन के आराम आने के बावजूद भी। क्योंकि ये वरना वजन कम करने के लिए फाइटोलाका बैरी और फ्यूकस कॉलर होती हैं जो वजन कम करने में मदद करती हैं। मगर ये इसका खातर खा इस्तेमाल ना करें। एक किसी होम्योपैथ से अपना मिजाज जो है वो बनवा लें, फिर उसके बाद इसका इस्तेमाल करें। जो दोस्त इस वक्त नोट्स ले रहे हैं उसको फिर याद दहानी के तौर पे हम बता देते हैं कि इस प्रोग्राम में जो भी दवाइयाँ बताई जाएंगी वो सुल्तान साहब नोट कर रहे हैं, और वो प्रोग्राम ख़त्म होने के 2-3 घंटे के बाद जो है वो हमारे नेट पे चढ़ा दी जाती हैं और वहाँ से हासिल की जा सकती हैं दवाइयाँ। एक तस्वीर भिजवाई गई है जिसका बाएं साथ का चेहरा जो है वो नजर आ रहा है, और उसके ऊपर मौके हैं, छोटे भी और बड़े भी, और लिखा यह है कि ये मौके गिर भी जाते हैं दवाई इस्तेमाल करने से, लेकिन साथ ही नए निकल आते हैं। तो इसका कोई इलाज बताएं कि नए निकलने बंद हो जाए। मेडोराइनम 10,000 में एक खुराक महीने में बाकी दवाइयों के साथ खाएं। आपने 10,000 ताकत बताई। मेडोराइनम 10 mg में एक खुराक मंथली इनको उसको दें, जिसको भी ये निकलते हैं तो इंशाल्लाह ताला ये ठीक हो जाएंगे। खून में CRP लेवल हाई है, पित्ते में रेत बन रही है, पेशाब में व्हाइट और रेड सेल ज्यादा है। ये जो CRP हाई हो जाता है, ये इन्फेक्शन होता है ब्लड में, और मुसलसल मुख्तलिफ दवाइयाँ इस्तेमाल करने की वजह से CRP हाई हो जाता है। और जब ये हाई होता है तो लाजमी बात है उनको हमें ब्लड रिपोर्ट देनी होगी। हम उससे से अंदाज़ा लगाएंगे कि PRC होता है, ये वैसे तो PRC होता है, ये बढ़ जाता है इन ब्लड में। मैं उससे की थोड़ी सी डिटेल निकाल लूँ फिर इससे के बाद आगे चलो जी। जी जी जी। जी ये है कि उनका इन्फेक्शन इलाज करना बहुत ज़रूरी है जी। अच्छा जी, रोएमाटाइड और आर्थराइटिस आर्थराइटिस दवाई बता दें। ये है कि लिखा है जिसमें। ये जो होता है ये ब्लड के अंदर इन्फेक्शन होते हैं, और ब्लड जो ये फट जाना, जो आर्टरीज होती हैं ब्लड की मुख्तलिफ एरिया में फटना शुरू हो जाती हैं, किडनी की फटना शुरू हो जाती हैं, और वहाँ से ब्लड जो है निकलना शुरू हो जाता है, और कुछ हिस्सा जो है सूजना शुरू हो जाता है, जिसमें लिवर सूज जाता है, उसका ALT बढ़ना शुरू हो जाता है, और कोरोनरी आर्टरीज जो दिल की आर्टरीज हैं वो सूजना शुरू हो जाती हैं और तंग होना शुरू हो जाती हैं। जिस और टांगों के हिस्से जो ब्लॉकेज आना शुरू हो जाती है। इसमें यही होता है कि वो अपना खाना पीने में जो ऐसे नींबू हो गया, अचार हो गया, सिरके की बनी हुई चीज़ें, ज़्यादा नमक ये इस्तेमाल ना करें, क्योंकि आर्टरीज फट रही हैं उनकी। दूसरी बात यह है कि खून साफ करने के लिए थूजा, कार्डस और बेवरेज का इस्तेमाल करें, क्योंकि उनकी प्रोटीन जो है ब्लड पेशाब के ज़रिए से खारिज हो। और हेमामालिस है जिसकी की वजह से, क्योंकि ये आर्टरीज फटती हैं तो वेरिकोजेस वेन बनना शुरू हो जाती हैं टांगों के अंदर, और टांगें नीली
रगें शुरू हो जाती हैं और पैर और जो टखने जो हैं वो सूज जाते हैं, पानी जिस्म में भरना शुरू हो जाता है, ये सिर्फ आर्थराइटिस या वो नहीं होता। अगर जिसको आर्थराइटिस है, आर्थराइटिस आम फहम में जो विटामिन डी की कमी की वजह से उंगलियां दर्द करती हैं तो डॉक्टर उनको भी आर्थराइटिस शो कर देते हैं। ऐसी खवातीन जिनके या ऐसे हजरात जिनके उंगलियां दर्द करती हैं, कलाइयां दर्द करती हैं, वो अपने खाने में लेमन का इस्तेमाल बहुत करते हैं। उनको चाहिए कि अपने ब्लड को लेमन से ना धोएं। उस उसकी जगह पर अगर वो एक बार विटामिन डी लो हो गया है तो वो लिवर सूज जाता है। तो इसलिए उनको चाहिए कि दूध के अंदर ऑलिव ऑयल का बड़ा चम्मच डालकर वो उसको पिएं और जो कार्डस मरियानस है उसका इस्तेमाल बेदरेक करते रहें। ठीक। एक दोस्त ने पूछा जी, शरबत काफूर मंगवाना हो तो कैसे मंगवाएं? पहले उनसे ये पूछें वो रहते कहाँ पे हैं। अगर तो वो जर्मनी में रहते हैं तो मुझसे मंगवा सकते हैं, अगर यूके में रहते हैं तो हम इन्हीं साहब से मंगवा सकते हैं। ठीक। अच्छा जी, वैक्सीन जो कोविड-19 की वैक्सीन से पहले थूजा लेनी होती है। 3 माह पहले थूजा 10 एम में ली थी। क्या मैं अब वैक्सीन के लिए थूजा 200 भी लूं? देखें जी, वैक्सीन लगवाने से पहले इसकी ज़रूरत एक्चुअली नहीं है कि वो ज़रूर थूजा खाई जाए। जी। थूजा एक्चुअली तब खानी चाहिए जब अगर आपने कोई वैक्सीनेट करवाया है और आपको वैक्सीनेशन लगी है और उसके कोई साइड इफ़ेक्ट्स हो रहे हैं, फिर आपको थूजा खा के उसके साइड इफ़ेक्ट्स दूर करने चाहिए। लेकिन क्योंकि हमारे यहाँ रिवाज है कि कोई चीज़ किसी के लिए हो, कहीं से आई हो, तो उसके लोग फिर उसके पीछे भागते हैं, कहते जी नहीं जी बस जी ये करनी है। अगर उन्होंने थूजा 10 एम में ली है 1 महीना पहले तो उनको ज़रूरत नहीं है 200 में लेने की। अब मैं जनरली वैसे ही बात मतलब अपने तौर पे बता रहा हूँ कि थूजा या आर्निका, लोग बहुत सारे मैसेज करते हैं जी वो वैक्सीन से पहले वाली वैक्सीन के बाद वाली दवाई दे दें। कहीं मतलब ज़रूरी नहीं है। अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो तो आप खाएं। हर एक को वैक्सीनेशन के बाद हर एक को प्रॉब्लम नहीं होती। जिसको प्रॉब्लम हो वही दवाई खाए, प्रॉब्लम के बगैर दवाई नहीं खानी चाहिए। लेकिन लोग खाते हैं, नहीं खाने। लोगों को खौफ है एक्चुअली, उनको चाहिए कि एकोनाइट खाएं। सबसे पहले लोगों को वैक्सीनेशन करवाने का खौफ है, एक हवा सा सवार है दिमाग पे, हमने वैक्सीनेशन लगवाई। वो आज दिन ब दिन खबरें सुनते हैं कि वो 2 साल बाद मर जाएंगे, वो मर गए 2 साल के बाद, इतने लोग मर गए, वैक्सीनेशन हुई, वो फलां मर गया, फलां मर गया। एक्चुअली इस किस्म का लोगों में खौफ व हरास पाया जाता है। उसको दूर करने के लिए ऐसे अहबाब वैक्सीनेशन से पहले थूजा को छोड़ें, आप एकोनाइट खाएं। एकोनाइट खाएं तो इंशाल्लाह ताला आपको आपका खौफ भी दूर होगा और आपको कुछ नहीं होगा। हाँ, अगर खुदा ना खास्ता वैक्सीनेशन के बाद आपको कोई प्रॉब्लम हो रही है तो फिर आप थूजा ज़रूर खाएं। फिर उसका एंटीडोट सिर्फ थूजा। एकोनाइट जो आप बता रहे हैं किस में खाएं? 30 में 200, 1000, 10,000 CM कोई भी खाएं। ठीक। एक खातून को पीरियड नहीं आ रहे, 3 माह में प्लूसेटेलिया क्या 30 से 1 एम तक मिली है, यानी प्लूसेटिया 30 से शुरू की थी और 1 एम तक ली है। अशोका मदर टिंचर भी 3 माह से पी रही हूं, बताएं अब क्या दवाई लूं कि पीरियड नॉर्मल हो जाए? देखिए जी, इनको चाहिए सबसे पहले कि अगर इनके एक तो इनकी उम्र का पता होना चाहिए। दूसरी बात ये है कि अगर ऐसा पल्स्टीला और अशोका वगैरह लेने से उनके पीरियड्स नहीं आ रहे तो उनके हार्मोन्स में कोई प्रॉब्लम है। या तो उनके हार्मोन में प्रॉब्लम है या फिर उनको शदीद खून की कमी है। अब दोनों सूरतों में हम बगैर देखे रिपोर्ट नहीं बता सकते कि इनको खून की कमी है या इनके हार्मोन्स खराब है। मुझे लगता है कि इन खातून के ये आयरन की कमी है और इनको खून की शदीद कमी है, जिसकी वजह से इनको पीरियड्स नहीं हो रहे। वो इस तरह करेंगे, नेट्रम में और 1000 में
एक ही दिन में 3 खुराकें खा लें और उसके बाद फिर हफ्ते भर कोई दवाई नहीं खाई। इसी तरह 2-3 दफ़ा अगर हफ्ते, मुझे उम्मीद है इंशाल्लाह ताला कि उनके चंद दिनों बाद उनके पीरियड्स आ जाएंगे। अगर नहीं आते तो फिर इसी दवाई को अगले हफ्ते फिर रिपीट कर लें, तो अल्लाह ताला के फजल से उनके पीरियड शुरू हो जाएंगे। वजन उठाने से घुटने और टांगों के जोड़ में खला आ गया है, इसकी क्या दवाई है? वजन उठाने से घुटनों और टांगों में वजन के खला आ जोड़ गया है, ये पॉसिबल नहीं है। ये ऐसे हो नहीं सकता। इसकी कोई और वजह हो सकती है। मिनी साहब इस पर रोशनी डालेंगे। जज़ाकल्लाह डॉक्टर साहब। ऐसा है कि अगर किसी के जो जगह खला आती है तो लाजमी बात है उनकी डाइट में या तो फैट नाम की कोई चीज़ ही नहीं, ना दूध, ना मक्खन, ना शहद, ना ओलिव ऑयल। फिर दूसरी बात यह है कि ये खला आया या तो मेडिसिन से उन्होंने कोई ऐसी मेडिसिन ले ली है जिस तरह कोई ऐसे जो जिस्म में से विटामिन डी, विटामिन ई, विटामिन ई वे ए निकाल दिए जाए, या फिर वो आदतन इन चीज़ों से दूर रहते हों और दूध मक्खन से दूर रहते हों, और फिर ज़्यादा स्तर वो लेमन और सिरके का इस्तेमाल करते हों, और जिसकी वजह से उनके जिस्म में कोई बुखार रहता हो। L4 L5 की जो लोअर बैक होती है वो नर्व जो है सप्लाई नहीं दे रही होती है, और घुटनों में मैं खत्म होने के चांसेस होते हैं। इसमें सबसे ज़्यादा जो सिम्फाइटम है वो काम करती है। सिम्फाइटम मदर टिंचर लेनी चाहिए और फौरी तौर पर अपना दूध मक्खन इस्तेमाल करना चाहिए, और तमाम ऐसी जो डीफैट करती हैं चीज़ें, जैसे बहुत ज़्यादा ज़ीरा है और कुलंजी हैं और लेमन है, अचार है, सिरका है, सिट्रस है, ये चीज़ें अवॉइड करें और अपने आप को दोबारा से बहाल कर लें। ठीक। बाईं आंख के बाएं हिस्से में दर्द है, हाथ से टच करो तो फिर भी दर्द होता है, खारिश भी बहुत है, इसकी दवाई पूछिए। इसकी दवाई अभी थोड़ी देर पहले तो बताई है, नेट्रोम्योर और यूफ्रेजिया थेरेपी में, और ये खारिश के लिए, और इसी तरह वो चेलिडोनियम आई ड्रॉप्स आंखों में डालें। ठीक। एक ने बैक पेन की दवाई पूछी। बैक पेन से क्या मुराद? पूरी कमर में दर्द है। आर्निका रोस्ट्रक्स 200 में, आर्निका हाइपेरिकम 200 में, आर्निका ब्रायोनिया 200 में, तीनों में से कोई भी ले सकते हैं। अगर तो उनको चलने से दर्द होती है, मतलब मूवमेंट करते हैं तो दर्द होती है, तो फिर आर्निका ब्रायोनिया लें। अगर उनको बैठने से दर्द होती है फिर वो आर्निका रोस्ट्रक्स लें। आर्निका हाइपेरिकम, अगर उनको कहीं चोट लगी है या कोई दब लगी है उसकी वजह से दर्द है, तो उसके लिए फिर आर्निका हाइपेरिकम 200 में लें। मेरा सर कभी कभी खुद ही हिलना शुरू हो जाता है। 18 साल से शुगर, हाई ब्लड प्रेशर, थायराइड और कोलेस्ट्रॉल की मरीजा हूँ। देखें, हाई ब्लड प्रेशर, कोलेस्ट्रोल और शुगर की मरीज़ा हैं, इसका मतलब है कि इनका लिवर ख़राब है। मुमकिन है कि डॉक्टरों की नज़र में इनका लिवर ना ख़राब हो, लेकिन होम्योपैथी नुक्ता नज़र से इनका लिवर प्रॉपर काम नहीं कर रहा। तो ये तो चीज़ें अगर वो लिवर टॉनिक वगैरह इस्तेमाल करें, जो हमने कई दफ़ा पहले भी बताए हैं प्रोग्रामों में, तो उनसे ये अक्सर चीज़ें उनकी कंट्रोल में आ जाएंगी। बाकी रहा उनका सर हिलता है, जैसे आपने बताया कि इसके लिए अब्रोटानम एक दवा है, वो 30 में खाना शुरू करें, दिन में 3 दफ़ा, ठीक हो जाएगा इंशाल्लाह। ऐसी ख़वातीन का डेफिनेटली लिवर ही ख़राब हो जाता है, और छोटी छोटी बातों पे टेंशन लेती हैं। ठंडा पानी पीने को इनका दिल करता है, ठंडे मशरूब पीने को, कोक हो गया या जूसेस हो गए, ठंडे फ्रूट हो गए, ऑरेंजेस खाने को बहुत दिल करता है, केक खाने को दिल करता है। तो हाई ब्लड प्रेशर, एंजाइटी और फैटी लिवर, हाई कोलेस्ट्रॉल, हाई डायबिटीज़ लिवर की ही वजह होती है, मगर आंतें खराब होती हैं और मैदा खराब हो चुका होता है। बेवकत खाना,
अचानक भूख लग जाना और रात के किसी पैर पे भी लग जाना। ऐसी खवातीन को बहुत ज़्यादा पेशाब की तकलीफ होती है, लोअर बैक में बहुत ज़्यादा करता है, हिप बड़े बढ़ जाते हैं, पैरों में एड़ियाँ बहुत ज़्यादा दर्द करती हैं, और गर्दन तो ऐसे का तो वो बुखार की वजह, क्योंकि जब इन्फेक्शन बॉडी के अंदर होता है तो ये सारा मसल जो है वो जो कमज़ोर हो जाते हैं अक्सर, फिर वो अपनी जो गर्दन है वो दर्द करती रहती है। ठीक। हाँ साहब, शादी को 4 साल हो गए हैं, दोनों मियाँ बीवी के तमाम टेस्ट ठीक निकले हैं, फिर भी औलाद की नेमत से महरूम हैं। अल्लाह ताला फजल फरमाए जी। 4 साल हो गए शादी को, दोनों ठीक हैं, फिर भी औलाद की नेमत से मरहूम है। तो फिर दुआ ही है, सब किसी बुजुर्ग को लिखें दुआ के लिए, और दुआ खुद भी करें, सदका खैरात करें। और नेट्रोम्योर नेट्रो एक दवा है, उसको 200 में या सीएम में इस्तेमाल करें तो अल्लाह ताला फजल फरमा दे। मैं इस ज़िम्मे में कुछ अर्ज करना चाहता हूँ, क्योंकि ये एक बहुत बड़ा अहम नुक्ता है। अ, अगर 10 पेशेंट आए हैं तो उनमें से 6 पेशेंट यही कहते हैं कि मैं भी ठीक हूँ, मेरी बेगम भी ठीक है, और जो है वो पता नहीं मसला कहाँ है। मैं एक बात बताना चाहता हूँ इस ज़िम्मे में कि पाकिस्तान में बरसग़ीर में एक मुकलावे का तरीक हुआ करता था, यानी कि शादी हुई, नेक्स्ट डे वलीमा होना है, बच्ची जो है वो अपने माँ बाप के साथ 2 हफ्ते के लिए चली जाती थी, उसमें डेफिनेटली बच्ची जो है वो प्रेग्नेंट हो जाया करती थी। आजकल यहाँ है कि यूरोप में ये जब मुकलावे का तो रिवाज अभी भी है, मगर बच्चा साथ ही चला जाता है। एक्सेसिव सेक्स जो है वो बच्चे के अंदर से स्पर्म ख़त्म कर देता है, और जो एग है वो कमज़ोर होना शुरू हो जाता है, और सर्विक्स का मुंह खुला रहता है, और उसमें हवास जो है गुजरना शुरू हो जाती है, आती जाती है, जिससे एम्ब्रियो जो है अपनी परवान नहीं चढ़ता। लिहाजा ऐसे पेशेंट को अगर वो खुल के बात करना चाहते हैं या सीखना चाहते हैं कुछ, तो उनको पेनिट्रेशन का मसला होता है, और वो इसका मतलब है कि मगर मर्द अपनी जगह पे ठीक है, औरत अपनी जगह पे ठीक है, मगर इनका एक्सेसिव सेक्स जो है वो इनके जो माँ बनने में या बाप बनने में मुश्किल पैदा कर रहा होता है। अल्लाह ताला ने या इस्लाम में 4 शादियों की इजाज़त दी है। स्पर्म जो है वो एक आदमी के 1 हफ्ते के बाद 5% स्टेबल होते हैं। 5% जो होते हैं वो प्रेगनेंसी करने में मदद करते हैं। अगर वो हफ्ते में अपने अज़दवाजी ताल्लुकात जो है वो ज़रूर ज़्यादा बार रखते हैं तो उनके पास स्पर्म नहीं होते। जब ये चेक करवाने जाते हैं तो डॉक्टर कहते हैं कि आप 1 हफ्ता ये अपने आप को दूर रखें फिर आएँ। जब वहाँ जाते हैं तो वहाँ स्पर्म नहीं होते, और वहाँ स्पर्म होते हैं बाज़ दफ़ा, मगर जो ऐसे हज़रात जो 2 या 3 दिन के मिलाप के बाद जाते हैं तो उनके पास स्पर्म नहीं होते। तो जो लोग कहते हैं कि हम बिल्कुल ठीक हैं, तो इसका मतलब उन्होंने अपना बाज़ वक़्फ़ा रख के अपना स्पर्म टेस्ट करवाया है। तो जो दूसरे या तीसरे दिन के बाद जाते हैं उनके पास स्पर्म नहीं होते हैं। तो इसीलिए 4 शादियों की इजाज़त से ज़्यादा नहीं है कि भई वो हर हफ्ते में इतना स्पर्म वो तैयार कर लेते हैं कि वो अपनी चारों बीवियों को प्रेग्नेंट कर सकते हैं, इससे ज़्यादा नहीं हो सकता। तो लिहाजा अगर किसी को कंसल्टेशन की इसकी ज़रूरत है या पेनिट्रेशन की ना उनको मालूमात करनी चाहिए और ये किस तरह फंक्शन करता है, तो वो पर्सनल राब्ता करें। ठीक। जी मिनी, मैं तायद करता हूँ मिनी साहब की इस बात की कि ऐसे बेशुमार केसेस आते हैं हमारे पास भी, और मैं फिर उनको मर्दों को डराता हूँ कि आपने इतनी देर करीब नहीं जाना। तो ऐसा हर बार हुआ खुदा के फजल से कि वो थोड़ी देर बाद ही वो खातून प्रेग्नेंट हो गई, क्योंकि ये जो एक्सेसिव सेक्स है, लोग सोचते हैं शायद इस दफ़ा हो जाए, इस दफ़ा हो जाए, इस दफ़ा, ऐसे होता नहीं है। जैसे डॉक्टर साहब ने बताया कि स्पर्म इतना कमज़ोर हो जाता है कि पानी हो जाता है, उसने करना क्या है। इसलिए ऐसे हजरात जिनकी औलाद नहीं हो रही, वो
किसी अच्छे डॉक्टर से अपना मशवरा करके उनके उसके हिसाब से चलें और रोज़ाना वाली गेम को छोड़ें। हफ्ते में एक बार ट्राई ज़रूर करें, और वो भी पीरियड्स के बाद, पीरियड्स के तीसरे दिन, छठे सातवें दिन, 10वें दिन ये 2-3 ट्राइयां कर लें तो अल्लाह ताला के फजल से कामयाब हो जाते हैं। चलिए, अल्लाह ताला फजल करे। बहरहाल अगले 2 सवाल जो हैं पहले रिपीट हो चुके हैं। 14 साल की बच्ची लिक्वियर की शिकायत है, कोई दवाई बता दें। 14 साल की बच्ची को लिकोरिया है जी। 14 साल की बच्ची को लिकोरिया है, अगर तो सादा सा लिकोरिया है फिर तो उसको क्लिकेरिया फास्ट 30 या 200 में दे सकते हैं। अगर उसमें बू है, बदबूदार है, तो फिर उसको क्रिएजोट 30 में दें। लिवर टॉनिक में कौन कौन सी दवाएं शामिल हैं? ये हमने कई दफ़ा बताई हैं। इसमें है हाइड्रास्टस, चेलिडोनियम, कार्डस मरियानस और चियोनेंथस। 20 साल तालिब इल्म बच्ची है, 4 साल से पाँव के तलों और हाथों की हथेलियों पर पसीना बहुत ज्यादा आता है। सिलेसिया 1000 की ताकत में 12 हफ्तों से हफ्ता में एक बार ली है, अभी तक कोई फर्क नहीं पड़ा। सिलीशिया 1000 में ली है, उनको कोई फर्क नहीं पड़ा, उनके पाँव और हाथों में पसीना आता है। उनको कोई सिलीशिया छोड़ दें, हैपर सेल्फ की एक खुराक लेके, तो उसके बाद मैरक्सोल 200 में हफ्ते में 2 बार लेना शुरू करें और फिर बताएं बाद में। लेकिन हैपर सेल्फ 200 की एक खुराक लेकर उसके बाद मैरक्सोल लेनी। अच्छा जी, दूध और दही से एलर्जी है, पेट में दर्द शुरू हो जाता है और दाने फौरन निकलने शुरू हो जाते हैं। अमीनी साहब बताएंगे। अमीनी साहब दूध दही के दुश्मन है। दूध दही कानून जाना ही नहीं चाहिए। दूध और दही का मैं दुश्मन नहीं हूँ कि देखे कि एक आदाब होते हैं, ये जज़ाकल्लाह सर। आदाब के अंदर ये आता है कि देखें कि दूध का दुश्मन है और वो है लेमन, सिरका या सिट्रिक एसिड। मैं बार बार मिसाल देता हूँ कि अगर हमारी बॉडी के लिए जो सबसे ज्यादा जरूरत है वो दूध की है, ऑरेंज की या सिट्रस की नहीं है। जो लोग सिट्रस खाने के आदी हैं तो इसका मतलब है कि उनके पास सिट्रस पहले से मौजूद है। अगर वो एक दोपहर को उसने 2-3 ऑरेंज खा लिया और रात को वो कहता है कि मैं दूध पी लूं, तो दूध से उसको एलर्जी हो जाएगी, क्योंकि दूध के ऊपर लेमन डालें या लेमन के ऊपर दूध डालें, दोनों सूरतों में दूध फूटता है। तो लिहाजा उनकी बॉडी के अंदर पहले ही से या तो जख्म है या फिर जख्म के अंदर से उनकी बॉडी में से एसिड निकलता है, और जो उन दूध को फाड़ देता है और बैक्टीरिया बना देता है, उससे लैक्टिक एसिड बनता है बॉडी के अंदर। तो लिहाजा दूध से नफरत नहीं करें, अपनी बॉडी के को पहले सबसे पहले सिट्रिक एसिड से फार कर लें। यानी कि लेमन है, स्ट्रॉबेरीज है, ब्लूबेरीज है, कीवी है, ये तमाम सिट्रस है। अगर इनके साथ किसी एक के साथ भी अपनी आदत बनाई हुई है तो आप दूध से दूर रहें। अगर आपने ये खाना है तो, अगर आप दूध पीना है तो फिर इनकी दोस्ती छोड़नी होगी, तो फिर आपको दूध सूट कर देगा। और सल्फर 200 बार बार लेते रहे और कि भाई आपका सिट्रिक एसिड आपकी बॉडी में से निकल जाए। तो जो लोग इन चीज़ों का मिल्क शेक बना के पीते हैं वो तो डायबिटिक हो जाते हैं। मतलब इन चीज़ों का फिर मिल्क शेक बना के नहीं पीना चाहिए। नहीं 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 नहीं, क्योंकि आप दही को अपने अंदर जमा लेते हैं। दही के अंदर एक तेजाब बनता है, उसका नाम लैक्टिक एसिड है। लैक्टिक एसिड तमाम एंडोक्राइन ग्लैंड्स को देर या जल्द वो डैमेज कर देता है, जैसे किडनीज हैं, पॉलीसिस्टिक ओवरीज हैं, और हैवी ब्लीडिंग है, मेंस्ट्रुएशन जो ब्लीडिंग होती है, और फाइब्राइड्स हैं हैवी ब्लीडिंग के, यूट्रस सूज जाता है। ऐसी खवातीन जो शौक के हिसाब से या भाई मैं एनर्जेटिक अपने आप को स्ट्रॉबेरी दूध के साथ, ठंडे दूध के साथ बनाकर वो पीने के आदी हो जाती हैं, तो उनका वजन भी बहुत तेजी से बढ़ जाता है। फिर उसके बाद
अपना वजन कम करने के लिए फिर लेमन पी रही होती हैं और उसमें ग्रीन टी डालकर पी रही होती हैं, तो वो तो एक अजाब है जो बॉडी के लिए बनता है। जज़ाकल्लाह। ठीक है। अच्छा जी, एक सवाल है, मेरी समझ में नहीं आया, लेकिन जिस तरह लिखा मैं पढ़ देता हूँ। सीमोन पस की क्वांटिटी का वॉल्यूम 8% है। सीमोन में पस की क्वांटिटी का वॉल्यूम 8% है, कोई नुस्खा बता दें। जी, ये गनोरिया होता है मर्दों में। इस गनोरिया का मतलब होता है कि वो जो अभी हमने बात की है कि ऐसे हजरात जो दही खाने के बहुत ज़्यादा शौकीन होते हैं और मिल्क शेक पीने के, ठंडा मिल्क शेक, ठंडा पानी पीने के होते हैं, तो उनके जो स्पर्म्स में पस पड़ना शुरू हो जाती है। इसके लिए लाइकोपोडियम और ट्राइबलस इंतहाई दवाई, बेहतरीन दवाई है। उनका इस्तेमाल बतदरीज करना चाहिए। और जो उनके खानों में जो ऐसे ये जो ऐसे खाने जिसमें दही और ठंडा दूध और लेमन और तरबूज, खरबूजा, ये रोकने पड़ेंगे उनको। अच्छा जी, दवाइयां तो आप बताते हैं। अब एक ने फतवा पूछा है, क्या आधा पक्का और कच्चा स्टेक खा सकते हैं जैसे यूरोपियन खाते हैं? इसका भी जवाब मैं डॉक्टर साहब की इजाजत से देना चाहूंगा। ये डॉक्टर साहब, प्लीज। डॉक्टर साहब, ये जो डॉक्टर, ये लोग हैं, ये समझते हैं कि कच्चा और पका गोश्त खाने से हम न्यूट्रिशन को जो है वो बरकरार रख सकते हैं। उसमें यह है कि यूरोप में सबसे ज्यादा जर्मनी का मिडिल जर्मन जो है वो 35% क्लोन कैंसर का मरीज है। अब उनकी आंतें काट दी जाती हैं, उसमें मेटास्टेसिस कैंसर है, वो बहुत ज्यादा सरायत कर रहा है और गिल्टियां जिस्म में वो कीड़े बनाती हैं। ये प्रोटीन है। रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अपने जानवर जब ज़िबा करो तो अच्छी तरह खून को निकाल लिया करो, सही है, और ज़िबा करके खाओ और हलाल कर ये निकालो। शेर के 4 किडनियां होती हैं और वो चारों किडनियां जो हैं वो उसकी डैमेज होने की सूरत में मरती है। अब वो खाता है क्या? खून पीता है और गोश्त खाता है। जंगल में वो 35 साल उम्र गुजारता है और चिड़ियाघर में 8 साल। इसका मतलब यह होता है कि अगर कोई लोग गोश्त खो रहे हैं या गोश्त खाना चाहते हैं, उनको शेर की आदत जंगल की रखनी चाहिए। वो गोश्त खाने से पहले 30-40 मील एक्सरसाइज करता है। इतनी एक्सरसाइज करता है, वो जानवर को पकड़ने के लिए बहुत भागता है, जिससे उसके गुर्दों के एड्रेनलिन और मेसेंटेरिक ग्लैंड्स हीट कर जाते हैं। जब वो हीट कर जाते हैं तो वो जब गोश्त खाता है कच्चा तो उसको वो हजम कर जाता है। अब किसी ने ग्रिल करके खाना हो कच्चे, उसके बाद रात को खाना हो, सो जाना हो, तो उसकी तो किडनियां डैमेज हो जाएंगी। और वो फिर क्या करते हैं, उसके ऊपर लेमन डालकर या सिरका डालकर उसको पकाते हैं कि भाई सिरके में तो हम वो पक जाते हैं, और वो जो एड्रेनलिन है वो सिरके से डैमेज हो जाते हैं और ग्लोमेरुलस जो है फट जाती हैं और वो अंदर से नेफ्रॉन्स को बंद कर देती है, तो गुर्दे फिर उस पर काम नहीं करेंगे। और जो मेसेंटेरिक ग्लैंड्स हैं वो उसके अंदर क्लोन कैंसर बनता है, फाइट नहीं कर पाते और बैक्टीरिया बेशुमार आंतों में फैल जाता है और बॉडी में फैल जाता है। तो लिहाजा मैं ऐसे खाने जो हम एक हमारी दवाई है कार्बो एनिमालिस। अगर कार्बो एनिमालिस का मतलब है कि हम गोश्त को इतना साड़ते हैं कि उसको कोयला बना लेते हैं, इसके बावजूद वो काम कर रही होती। तो इसलिए गोश्त को अच्छी तरह पकाकर टेंडर कर उसको खाना चाहिए, ना कि ये गोरे लोग तो 35 से 40% जो है पूरे यूरोप में क्लोन कैंसर फैला हुआ है। मुख्तसर जवाब ये कि स्टेक जो है वो पूरे वेल्डन होना चाहिए। बादशाह ने सुन लिया होगा। मैं भी वैसे यही कहने लगा था कि बात सब खामोश हो गए हैं। शौक अब्बास साहब ये फतवा आप पे तो लग गया। अब मेरे तो लग गया। अब्बास साहब मेरे स्टेक के साथी हैं।
अच्छा जी, मेरी दाएं आंख की निचली पलक के दाएं कोने में सुर्खी रहती है और मोटी होती है, वजह क्या हो सकती है? दवाई तजवीज कर दें। दाएं आंख के दाएं कोने में आंख सुर्खी रहती है। मेरी दाएं आंख की निचली पलक के दाएं कोने में सुर्खी रहती है और मोटी होती है। पलक एपिस मोटी खाएं 200 में, रहती है। एपिस मेलिफेका 200 में खाएं, 10 हफ्ते में 2-3 खुराकें, ठीक हो जाएगी इंशाल्लाह। और अगर ना हो उससे ठीक, फिर जिंकम मेट 200 में। इस बीमारी को नाखूना कहते हैं। ये बाज दफ़ा जोर लगाने से, बाज दफ़ा पीछे नर्व खिंच जाने से ऐसा हो जाता है। जो आपने दवाइयाँ बताई हैं वो बहुत अच्छी हैं, और गर्दन के पीछे टकोर करते रहें और कोशिश करें कि आदमी का जो हिस्सा है, जिस तरफ को है वो हिस्सा कमज़ोर है, तो कोई वज़न ना उठाएं। और जिस वक़्त आपने वज़न उठाया है तो वो उसके बाद से ये हो जाता है। या बाज़ दफ़ा ये औरतें जो ऐसी होती हैं प्रेगनेंसी के बाद होती हैं, जो ज़ोर लगाती हैं, उनके नाखूना आंखों में आ जाता है। और जो इसमें ज़्यादातर एक और दवाई काम करती है, आर्सेनिक है, और या फिर जीरे का पानी होता है, उसको वो रात को भिगो दें और सुबह उठकर उसी से आंख धोना शुरू कर दें। अच्छा, ये कोई मिक्स सा सवाल है कि लंग्स में अक्सर मसला रहता है। 25 साल पहले टीबी हुई थी, अब अक्सर गले में थोड़ी बलगम आती है। बाज औकात बलगम बाहर निकालने में कामयाबी नहीं हो तो कमजोरी महसूस होती है, सांस लेने में तंगी महसूस होती है। लेकिन जी अल्लाह ताला फजल फरमाए, इनको 25 साल पहले टीबी हुई थी, उन्होंने टीबी का इलाज किया होगा डेफिनेटली। अब क्या किया है ये तो मुझे नहीं पता। तो अगर तो उन्होंने होम्योपैथिक दवाई नहीं खाई तो उनको चाहिए कि उसके लिए ट्यूबरकुलिनम या बेसिलाइनम 200 में, 1000 में, 10,000 में, ये कोई 2-2.5 साल इसका इस्तेमाल रखें तो इंशाल्लाह ताला इनकी ये प्रॉब्लम ठीक हो जाएगी। बाकी ये जो बलगम थोड़ी बहुत आती है, काली आयोडाइड 30 में खाएं, ठीक हो जाएगी। ठीक है। एक ने पूछा जी, विटामिन बी कॉम्प्लेक्स में कौन कौन सी विटामिन शामिल करनी है? जैम विटामिन B6, विटामिन B12, विटामिन B9। सर जी, मेरा लिपोटीन हाई है, दवाई और खुराक की एहतियात बता दें। डॉक्टर मिनीसा बताएंगे। मैं समझा नहीं, लाइपोप्रोटीन हाई है या लाइपोप्रोटीन? लाइपोप्रोटीन हाई है जी। ये है कि ये तो कई वजह से बड़ा होता है। मेरा ख्याल लिपिड प्रोफाइल कह रहे होंगे। लिप प्रोफाइल तो नहीं है, प्रोटीन ही लिखा है एंड पे। LIPOPROTEIN। मैं देखता हूँ ये से क्या है, एक सेकंड में मैं देखता हूँ। लाइपोप्रोटीन है, इसका कोई और भी नाम हो। हाँ जी, लाइपोप्रोटीन है। हाँ जी, वो लाइपोप्रोटीन जो है दिल की आर्टरीज के अंदर में इनकी जम रहा है, तो इसके लिए जो है आर्निका और क्रेटिकस है, वो इसको लें। और इसका मतलब ये होता है कि ये या तो बहुत ज़्यादा गोश्त खाने के आदी हैं, जैसे से ये जो चर्बी है इनकी आंतों में इकट्ठी हो रही है दिल की आर्टरीज में। तो ये है कि फौरी तौर पर जिस तरह भी है ये क्रेटिकस और आर्निका का एक मिक्सचर है, वो लेना शुरू करें। जैसे से बाद में थोड़ी सी तफसील हमें बताएं कि भी इनके या ब्लड के अंदर जो ब्लड रिपोर्ट दे दें तो हम ये देखें कि भी ये क्यों बढ़ रही है। ये होती तो लिवर की ख़राबी की वजह से है, तो मगर यह है कि फौरी तौर पर इनको चाहिए कि क्रेटिकस और आर्निका लें। ठीक है। और उसमें अर्जुना भी शामिल कर लें। बच्चे की उम्र जो है वो 5 साल है और उसके जो टॉन्सिल्स हैं वो आम साइज से बड़े हैं, इलाज पूछा उन्होंने।
टॉन्सिल्स का इलाज, टॉन्सिल के लिए अगर तो टॉन्सिल सिर्फ बड़े हैं और उनमें पीप शीप नहीं है किसी किस्म की भी, तो फाइटोलाका, बैप्टीशिया, काली म्योर, स्लीशिया और ये 30 में मिला के उनको दें। और अगर दाईं साइड का टॉन्सिल है तो फिर लाइकोपोडियम 1000 हफ्ते में एक बार दें। अगर बाईं साइड का है तो लेक्सिस 1000 में हफ्ते में एक बार। बाकी वही दवाएं फाइटोलाका, बैप्टीशिया, कालीम्योर, स्लीशिया, ब्रेटाकार्प 30 में मिला के दिन में 3 दफ़ा देते रहें। जब ठीक होने शुरू हो जाए फिर 2 दफ़ा कर दें दिन में, तो इंशाल्लाह ताला वो जल्दी ठीक हो जाएंगे। ऐसे बच्चों को स्मूदी, आइसक्रीम, ठंडे मिल्क शेक वगैरह ना दें। जी, बच्ची की उम्र 27 साल है। पीरियड के पहले 3 दिन कमर, पेट और पेट के निचले हिस्से में दर्द रहता है और दर्द रानों में उतरती हुई महसूस होती है। इसकी दवाई पूछिए। इसके लिए पीरियड अक्सर इसको नहीं, इसके अलावा भी जिन भी बच्चियों को पीरियड्स के शुरू में पेट में शदीद दर्द हो और इतनी दर्द हो कि उनसे बर्दाश्त भी ना हो, तो अक्सर वो गर्म पानी की टकोर वगैरह भी करती हैं। तो इसके लिए अवलीन दवा सबसे, तो अगर आप ले सकती हैं जो जल्दी मिल भी जाती है, वो है मैगफास। मैगफास 30 या 6x या 30x में आप उसको हल्के से गर्म पानी में डाल लें, नीम गर्म पानी में, और उसके गूंद गूंद पीती रहें, तो अल्लाह के फजल से आपकी ये दर्द कम होना शुरू हो जाएगी। इसके अलावा आप एलाट्रिस फेरिनोसा, कैमोमिला, पल्सटिला, थूजा और कोलोफाइलम ये 200 में मिला लें और एक ही खुराक आप खाएंगी तो खुदा के फजल से आपको बेहतरी महसूस होनी शुरू हो जाएगी। लेकिन अगर ज़रूरत पड़े तो बेशक इसको आधे घंटे बाद रिपीट कर लें, तो अल्लाह ताला फजल फरमा देगा। जिन लोगों के दांतों में फिलिंग हो या नकली दांत हो, उन्हें सिलेसिया खा सकते हैं या नुकसान हो सकता है? ये कई दफ़ा पहले भी बताया है, पहले बिल्कुल खा बताया सकते हैं, कुछ नहीं होता। हेपेटाइटिस की वजह से चेहरे के गाल अंदर चले गए हैं, तो सर्जरी की बजाय कौन सी होम्योपैथिक दवाई से स्किन फैट दोबारा बन जाएंगी? देखिए कि हेपेटाइटिस सी लिवर की खराबी की वजह से होता है। अगर ये जब तक लिवर का इलाज नहीं होगा तो किस तरह वो चेहरा बन जाता है, या वो अगर इसके ऊपर सर्जरी करा भी लेंगे तो वो कितनी देर रहेगी। बहरहाल यह है कि लिवर का इलाज बाकायदा तौर पर होना चाहिए। लिवर टॉनिक लेना चाहिए, हाइड्रोकोटाइल उसके अंदर मिक्स करके, और बाकायदा तौर पर लें। और जिसके इसके रीज़न जो हैं, जो हेपेटाइटिस सी के होते हैं, ज़्यादातर इंटरनल ब्लीडिंग हो जाती है, जैसे पकोड़े खाने से, तेज़ मिर्चें खाने से ये हेपेटाइटिस होती है। बाज़ ऐसी जगह खजूरें बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करने से हेपेटाइटिस हो जाती है। बासी खाना खाने से हेपेटाइटिस होती है। लोग क्या करते हैं कि एक दिन में 7-7 दिन के है ना खाने तैयार करके फ्रीज कर देते हैं। रोज आना सुबह उठते हैं या दोपहर को रोटियां तक उन्होंने फ्रीज की होती हैं, और उठते हैं दोपहर को, या जो बच्चा जिसको चाहिए वो माइक्रोवेव में गर्म करता है और उसको खा जाता है। ऐसे से हेपेटाइटिस सी और हेपेटाइटिस बी और हेपेटाइटिस ए हो जाती है। तो लिहाजा इस तरह की आदतें अगर हैं तो वो ख़त्म करनी चाहिए और हेपेटाइटिस का बाकायदा तौर पर इलाज करना चाहिए, फिर उनका जो चेहरे पे रौनक आ जाएगी। जज़ाकल्लाह। लेकिन ऐसे लोग जी, खजूर खाने से भी हेपेटाइटिस हो जाती है? क्योंकि ये एलर्जेटिक होता है, इससे कि बाज़ लोग जो हैं खजूरों को अच्छी तरह साफ नहीं करते, उसके अंदर बारीक अंडे होते हैं जो जैसे से ये प्रोटीन एलर्जी कहलाती है। बाज़ लोगों की तिली कमज़ोर होती है, बाज़ों के अंदर ज़ख्म होते हैं, वो ये हीट अप कर देती है। ये बहुत ज़्यादा गर्म होती है खजूर ना, तो जिसकी वजह से अंदर ज़ख्म फट जाते हैं, और बाज़ लोगों को हार्ट अटैक भी ऐसे खजूरों से होते हैं।
नहीं, अरबों का तो एक जमाने में खुराक का हिस्सा था ये खजूर। दरअसल यह है कि वो सिर्फ खजूर दूध के साथ खाते थे, और वहाँ गर्मी पड़ती है। जब गर्मी जो पड़ती है तो उससे इंसान के ग्लैंड्स जो है हीट कर जाते हैं, और वो जो अंदर कोई भी चीज होती है वो उसको फाइट कर लेती है और बॉडी को नुकसान नहीं पहुंचाती। यहाँ जो लोग हैं वो सर्दियों में होते हैं और घर में बैठे होते हैं, हीटर होता है, वो हीटर मुतबादिल नहीं है सूरज की रोशनी का या गर्मी का। जो लोग एसी इस्तेमाल करते हैं और घर में रहते हैं वो खजूरें नहीं खा सकते। यूरोप में खास तौर पर इक्का दुक्का आप खा सकते हैं, मगर एक आदतन नहीं खा सकते। ड्राई फ्रूट भी जिसमें सबसे ज्यादा अखरोट है वो भी हेपेटाइटिस सी करता है, और ये भी अंदर जो है वेस्कुलाइटिस जो आर्टरीज हैं उनको फाड़ देता है। वैसे यूरोप में आप क्या एडवाइस करते हैं, डेली कितनी खजूरें खा सकता है इंसान? डेली खाने की जरूरत नहीं है। अल्लाह ताला कहता है कि जहां तुम्हें जो चीज तैयब है उतनी खाओ। और अगर आप इसको खजूरों को आप किसी वक्त इक्का दुक्का कभी कभार खाना चाहें खा सकते हैं। तमाम ड्राई फ्रूट जो लोग मुट्ठी भर के खाते हैं या बैठे हुए अखरोट छील रहे हैं खा रहे हैं, ये गलत है। आप ड्राई फ्रूट को हलवे में डालें, सेवियों में डालें, पुलाव में डालें, जर्दे में डालें, कोई हर्ज नहीं है, मगर इसको बाकायदा तौर पर आदत ना बनाएं ये, क्योंकि इंसान के जिस्म में ये आर्टरीज को और गुर्दों को सख्त नुकसान देता है। अच्छा। दूसरी बात यह है कि जो भी यूरोप में जो ड्राई फ्रूट आते हैं इनका कोलेस्ट्रॉल हाई होता है, क्योंकि ये 2-2 साल 3-3 साल 5-5 साल पुराने होते हैं। और जब जो यहाँ एशियन स्टोर्स पे मिलता है, वो एशियन स्टोर जो है इनकी जो फरफाल दातुम है या इनकी जो एक्सपायरी डेट है वो राइट कर देते हैं, लिख देते हैं। तो जितने भी ये पुराने होंगे इनका बैड कोलेस्ट्रॉल हाई हो जाता है। तो लिहाजा ये आप की बॉडी के अंदर आप एक कैल्सिफिकेशन जो कोरोनरी आर्टरीज हैं उनको सुकेड़ देता है, और अंदर जो चर्बी होती है उनको खुश्क कर देता है, जिसको बाईपास की नौबत आ जाती है। अच्छा, ये क्या ताजे अखरोट खाए जा सकते हैं? ताजे अखरोट भी उतने ही खतरनाक तो होते हैं कि आप इक्का दुक्का तो खा सकते हैं, मगर उसके साथ या तो आप दूध बहुत ज्यादा पिए या मक्खन का इस्तेमाल करें, तब बहुत जरूरी है, क्योंकि ये बहुत गर्म और खुश्क होते हैं। इसका तेल भी गर्म और खुश्क होता है। ठीक। अच्छा, ये है जी प्री मैच्योर एजुकुलेशन की कोई दवाई बता दें जी। ये सूरत टिटानियम 1000 में हफ्ते में एक दो बार, बाकी ये मिनीसा बताते हैं। नहीं डॉक्टर साहब, आपने बहुत अच्छी दवाई बताई है। टिटानियम में मेटेलिकम है, ये बहुत अच्छी सूरत अंजाल की है, मगर सूरत अंजाल जो है वो उस सूरत में होता है जब इंसान का टेम्परेचर गर्म और खुश्क हो। अगर वो ऐसे हजरात जो कच्चे प्याज खाते हों, कच्चा अदरक खाते हों, कच्चा लहसुन खाते हों और हरी मिर्चों का इस्तेमाल करते हों, उनको सूरत अंजाल डेफिनेटली होती है। और रात को या फिर ड्राई फ्रूट इस्तेमाल करते हों तो उनको है। टिटानियम मेटालिकम बहुत अच्छी दवाई है, ये इस्तेमाल कर सकते हैं, मगर उसके साथ साथ दूध का मक्खन का इस्तेमाल कर मुस्तकिल अपने खाने में रखें, क्योंकि आपका टेम्परेचर गर्म और खुश्क दर्जा 3 पे है, तो उसको लेवल पे लेके आना जरूरी है। फिर उसके बाद साथ साथ आप टिटानियम मेटालिकम इस्तेमाल करें। एलर्जिक रेनिटिस का इलाज बता दें। ये नहीं समझ आएंगे। ऐसे लिखा जी, एलर्जिक रेनिटिस, RHINITIS। बस एक मुख्तसर फिक्रा ही लिखा उन्होंने, एलर्जिक रेनिटिस का इलाज। एलर्जिक रेनिटिस, हाँ जी, ट्यूबरकुलिनम खाएं, बेसिलिनम खाएं, सबाडीला खाएं। मतलब इसका इलाज तो मुख्तलिफ सिम्टम्स पे होता है। एक्चुअली तो एलर्जी है, ये एलर्जी के लिए सबसे पहले ट्यूबरकुलिनम या बेसिलाइनम 200 या 1000 में। उसके बाद इनको छींके ज़्यादा, खारिश, इनके गले में खारिश होती होगी, उसके लिए अर्जेंटम नाइट्रिकम हाइपरसल्फ 30 में खाएं। अगर छींकें बहुत ज़्यादा आती हैं तो सबाडीला साथ में ला लें या सबाडीला अलग ले लें। सल्फर 200 के इस्तेमाल से अगर सारे जिस्म पर दाने निकल आए तो इसका मतलब यह है कि सल्फर नहीं लेनी चाहिए, या इसका कोई दाने निकलने पर मुतबादिल भी है?
ये सवाल पिछले प्रोग्राम में भी हुआ था। पिछले साल में भी हुआ था, फिर आया। ये सवाल पिछले प्रोग्राम में भी था। मीनी साहब ने तफसील से इसके ऊपर बात की थी। इसलिए बात ये है कि अगर उनके सल्फर लेने से दाने निकले हैं तो सल्फर ना लें। फिर अगर सल्फर लेने से दाने निकले हैं तो नक्सफमीका खाएं 30 में, तो दाने साफ हो जाएंगे। ठीक। अच्छा जी, 1 घंटे से ऊपर हो गया, मैं जल्दी जल्दी पढ़ देता हूँ। आंखों में खुश्की है, ड्राइनेस आंख के अंदर नहीं इसके किनारों पर है, और सुबह सुबह सूजी होती हैं। नेटरम में और 200 में। आजकल ऊपर वाला हिस्सा ज्यादा सूजा होता है और बाएं आंख का ज्यादा आंखों में सुर्खी है, ना खारिश है। जी नेटरम में 200 में बता दिए। आगे चलें। ठीक। इसके बाद एक ने पूछा जी कि 5-6 माह से मेरे पाँव के टखने का अंदर वाला हिस्सा सूजा हुआ है, चला नहीं जाता। थोड़ा चल लेने के बाद पाँव का नीचे वाला दरमियानी हिस्सा भी सूजा हुआ महसूस होता है। रोडोडेंड्रॉन 30 में। आराम कर लेने के बाद दोबारा चलने के काबिल होती हूँ, और वो भी लंगड़ा के। मैंने बेनोजोनिक एसिड का कुछ अरसा ली, फर्क नहीं पड़ा। फिर एपिस ली कि शायद पानी जमा हुआ हो, लेकिन फर्क नहीं पड़ा। कार्डियोस मरियाना और बर्बरस मदर टिंचर मुसलसल ले रही हूँ। मुझे आर्थरोजे और थायराइड है। हाँ जी, रोडोडेंड्रोन 30 में खाएं दिन में 3 दफ़ा, लेडम पाल 30 में दिन में 3 दफ़ा, और कैलकेरिया फ्लोर 30 में दिन में 3 दफ़ा। ये तीनों दवाएं बारी बारी 5-5 मिनट के वक्फे से दिन में 3-3 दफ़ा खाएं और 2 हफ्ते के बाद बताएं। ठीक जी। अब्बास साहब, मेरे पास तो हाँ के सवालात हैं। आपने अब्बास साहब की स्टेक बंद कर दी है। अब्बास साहब ने सवाल नहीं पूछना। वो तो मेरा स्टेक बंद कर। अच्छा, मैं एक सवाल जो है मुझे किसी ने व्हाट्सएप पे किसी दोस्त ने भेजा हुआ है, तो वो बस वो पढ़ दें क्योंकि मैंने क्या अच्छा, जाना है। उसके बाद फिर मैं देखता हूँ मैं क्या है। अच्छा, वो लिखते हैं मैंने नाक, कान और गले के डॉक्टर के कहने पर सीटी करवाया था, जिससे मालूम हुआ है कि मेरे नाक के लेफ्ट साइड सुराख या नाली भी कह सकते हैं तंग हो गई है। इसका कोई इलाज अगर आप बता दें। इसमें टॉयक्रियम मार एक दवाई है, टॉयक्रियम मार 30 में, वो लेते रहें। और बाकी डॉक्टर साहब फरमाते होते हैं कि भाई देसी घी नाक में लगाएं। अच्छा इरफान साहब, मेरे पास जो पिछले थे वो पूरे नहीं हुए थे। वो 10-15 सवाल है, और मजीद आज मेरे पास 20-22 सवाल है। आप बताएं वो तो पिछले सारे इकट्ठे करके मुझे भेज दें, तो अगली बार उसी पे प्रोग्राम कर लेंगे। हैं? सारे इकट्ठे करके मुझे भेज दें, अगली बार इसी पे प्रोग्राम कर लेंगे। अब मुझे कहीं जाना है तो इसलिए मैं अच्छा चलो, फिर मैं रहने देता हूँ। फिर वो बाकी मैं सवाल नहीं पढ़ता जो आज मैंने नोट किए हुए हैं, क्योंकि मेरे पास पिछले भी हैं और अगले भी हैं सवाल। और मैं जो सैटरडे को गिर पड़ा था तो मेरी पट्टी हुई है, हाथ सूजा हुआ है, वो पट्टी खुल नहीं आज। इस वक्त तो मैंने जाना है। चले ठीक है, फिर आज माजरत करते हैं। तो फिर वो ये फिर सारे सवाल जो है ना वो किसी ऐसे दिन रख लेते हैं जब हम कोई सवाल ना सुने। नहीं नहीं, यही हो सकता ना कि उस दिन हम वो जो पीछे से जो सारा सफाइयां भी तो करनी है ना, कि सारे जवाब देने हैं। नहीं, आप इस तरह करें ना, आप अगले सारे सवाल वहाँ उनको फ्लांसे वालों को भेज दें, अगले प्रोग्राम में वो रख लेंगे। हाँ, ये हो सकता है। अच्छा। लेकिन है कि फिर उनको बताना पड़ेगा कि भाई ये सवाल उधर से आ रहे हैं, या लोग प्रोग्राम दोनों देखें। ये बेहतर है कि दोनों प्रोग्राम देखें, कहीं ना कहीं उनका सवाल का जवाब आएगा जरूर। देखिए जी, हम उस प्रोग्राम में भी वीओजी क्या कहते हैं जी कि वीओजी देखें, और इसमें हाँ। हम कहते हैं कि उसको देखें, ताकि हाँ, ये ठीक दोनों है। प्रोग्राम हमारे हैं। हम ठीक खिदमत है। खलक के लिए हैं, लोगों की खिदमत के लिए दोनों प्रोग्राम है। तो लोग दोनों को उसका सब्सक्राइब करें उसका और पूरा इसको। नाम क्या है आपके प्रोग्राम का? मैं यहाँ वो डिस्प्ले भी कर देते हैं इसे, मैं देख लेता हूँ। फिर कहीं उनका फिर आइंदा जैसे मैं अपना डिस्प्ले कर रहा हूँ, तो उनका भी फिर मैं डिस्प्ले कल कर जो सकता सवाल हूँ। उनके रह गए थे उन्होंने मुझे फॉरवर्ड कर दिए थे, वो मैंने आज पढ़ दिए हैं। चलो फिर आइंदा फिर ये ऐसा होगा कि ये जो दोनों प्रोग्रामों के हम वो स्लाइड लगा देंगे, तो फिर लोग दोनों तरफ देख लेंगे, कहाँ पे देखना है, कहाँ भी। अगर यहाँ नहीं होगा तो वहां पर सवाल हो जाएंगे।
इसका मुझे पता नहीं था, वरना मैं उनकी स्लाइड लगा देता। ठीक ठीक है, फिर आज का फिर प्रोग्राम फिर है जी, आज का करते हैं। प्रोग्राम इसी पे इत्तेफाक करते हैं। जी जी। और आपसे यही दरख्वास्त है दोस्तों से कि ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा प्रोग्राम जो है लोगों तक पहुँचे। और इंशाल्लाह अगले मंडे को फिर मिलेंगे। और वैसे हमारा आम दिनों में भी जो है वो प्रोग्राम होता है, लेकिन हम फिक्स टाइम नहीं दे सकते, इसलिए कि टाइम जो है मेहमान पे डिपेंड करता है, वो हमें कौन सा टाइम देता है। अब कल इंशाल्लाह जो है वो 2 बजे जर्मन वक्त के मुताबिक और पाकिस्तान के मुताबिक 5 बजे जो इस्लामाबाद के अंदर सहाफ़ियों ने बहुत बड़ा मुजाहरा किया है और उसके बाद एक टेंशन की कैफियत वहाँ पैदा हो गई है सिविल मिलिट्री और उनके दरमियान, अफगानिस्तान के दरमियान, उसके हवाले से जो एजाज सैयद साहब हैं, एक सीनियर जर्नलिस्ट हैं, कालम नवीस भी हैं, जियो के नुमाइंदे भी हैं इस्लामाबाद में, उनके साथ हम कल इंशाल्लाह 2 बजे यहाँ यूरोप के टाइम के मुताबिक गुफ्तगू करेंगे। उसके लिए जो लाइव देखना चाहते हैं और जरूर लाइव देखें और चैनल को सब्सक्राइब करें। इसके साथ ही तमाम मेहमानों की तरफ से अपने तमाम नाज़रीन का शुक्रिया जिन्होंने दिलचस्पी लेके आज के प्रोग्राम को देखा। हाँ साहब की तरफ से भी, मुख्तार अमीनी साहब की तरफ से, बास की तरफ से भी, सलीम साहब की तरफ से भी, और उमर हारून की तरफ से भी, और खाक साहब की तरफ से सब दोस्तों को बहुत शुक्रिया और अस्सलाम वालेकुम।